दोस्तों, दूसरे खेलों की तरह ही स्पोर्ट्स की दुनिया भी धोखेबाजों से भरी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में जीत हासिल करने के लिए ट्विच जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर कुछ गेमर्स द्वारा इन चीट्स का फायदा भी उठाया जाता है। उनकी एक गलती उनकी छोटी सी गेमिंग की दुनिया को सिर्फ एक गलत क्लिक से बर्बाद कर सकती है और उन्हें बेनकाब कर सकती है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे हैकर्स, झूठों और मूर्ख धोखेबाजों पर जो सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मिसक्यू जेमिनी। अब वीडियो गेम में धोखा देना कोई जुर्म तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से स्ट्रीमर मिसक्यू जेमिनी ने अपने जबरदस्त धोखाधड़ी को छुपाने की कोशिश की, वो एक जुर्म ही था। ये यंग और एम्बिशियस गेमर हर रोज काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव या शॉर्ट में CSGO खेलते हुए खुद को ब्रॉडकास्ट करती है, जो एक बहुत ही मुश्किल ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। हालांकि 2017 में उसने अपनी वीडियो की शुरुआत बड़ी शेखी बगाड़ते हुए की कि कैसे उस पर धोखाधड़ी का गलत इल्जाम लगाया गया है। You know what's really sad? That sometimes, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! वाह, क्या तरीका है उन परेशान करने वाले ट्रोल्स पर चिल्लाने का। लेकिन फिर खेल के वार्म अप फेज के दौरान वो भूल गई कि बाकी दुनिया उसकी स्क्रीन को देख सकती है और उसकी स्क्रीन पर एक चीट सॉफ्टवेयर मेन्यू दिखाई दिया। लोड कोडिंग बटन को दबाने के बाद उसके अपोनेंट्स के सारे रैंक और लोकेशन अचानक वॉल्स के जरिए दिखाई देने लगे। फ्रेंड्स, आप में से जो CSGO नहीं खेलते हैं, मैं आपको अभी बता सकता हूं कि नॉर्मल नहीं है। इसे वॉल हैक कहा जाता है, जो खिलाड़ियों को खेल के मैदान में सॉलिड चीजों के जरिए अपने अपोनेंट का पता लगाने में मदद करता है। इस तरह के हैक्स ऑनलाइन शूटर गेम में बढ़त हासिल करने का एक सीक्रेट तरीका है और मिसक्यू जेमिनी के व्यूअर्स ने तुरंत इसको पकड़ लिया। लेकिन इस बात से अनजान कि वो पकड़ी गई थी, उसने खेलना जारी रखा और इससे भी बुरा ये हुआ कि वो हार गई। जैसा कि आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बता सकते हैं कि आखिरकार उसने महसूस किया कि उसने क्या किया है। दोस्तों, आपने क्या सोचा होगा कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ही माफी मांगने का समय होगा, है ना? वेल, सुनिए उसके मुंह से निकलने वाले ये घिनौने बहाने। Do you guys ever get that weird glitch in CS:GO where it shows your rank, it shows everyone's rank? Clara, give me 1 second. Clara, let me just message this girl. Give me 1 second. She promised me she didn't use it on my PC. I'm f***ing done. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust them. Alright, that's nice to know. हाँ, वो तो निश्चित रूप से क्लारा नहीं थी, जिसे हमने इस गेम की शुरुआत में चीट कोड लोड करते हुए देखा था। उसके बाद मिस क्यू जेमिनी मैच से तुरंत बाहर हो गई और फाइनली उसके CSGO अकाउंट पर एंटी चीट बैन लगा दिया गया। लेकिन स्ट्रीमिंग कम्युनिटी की एक बड़ी नाराजगी के बाद उसका ट्विच अकाउंट भी जल्दी ही गायब हो गया और साथ ही उसके प्रो गेमर बनने का रहा सहा मौका भी हाथ से चला गया। फोर्सेकन। दोस्तों, जब CSGO में चीटिंग करने की बात आती है तो निखिल फोर्सेकन कुमावत की तुलना में कोई भी खिलाड़ी कभी भी इतना ज्यादा बदनाम नहीं हुआ है। 2018 में एक्सट्रीम लैंड जोवी एशिया टूर्नामेंट के दौरान फोर्सेकन प्रो ई स्पोर्ट्स टीम ऑप्टिक इंडिया के हिस्से के रूप में खेल रहा था। वो टॉप लेवल CSGO टूर्नामेंट में पहुंच चुके थे, जिसमें $1 लाख की इनामी राशि थी। लेकिन जब फोर्सेकन खेल रहा था, किसी ने उस पर चीटिंग करने का आरोप लगाया और एक सुपरवाइजर को बुला लिया। सबसे पहले तो फोर्सेकन ने गुस्से में अपने टर्मिनल में लॉग इन देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जोर देकर कहा और कंप्यूटर को चेक किया तो देखा कि बैकग्राउंड में एक अजीब सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। जब उसे ये बताया गया तो फोर्सेकन ने उन्हें अपने हाथों से दूर किया और उनकी आंखों के सामने इसे हटाने की कोशिश की। सुपरवाइजर हैरान रह गया और उसने फौरन फोर्सेकन के साथ पूरी ऑप्टिक इंडिया टीम को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब उन्होंने आखिरकार उसके कंप्यूटर को करीब से देखा तो फोर्सेकन कुछ गैर कानूनी एम्बॉट्स हटाने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसे हैक्स हैं जो कि खिलाड़ियों के लिए टारगेट को ढूंढना आसान बनाते हैं और ये CSGO के रूल्स के खिलाफ हैं। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि उन्हें कई बार एक्सेस किया गया था, जिसका मतलब है कि वो उस प्राइज मनी पर अपना हाथ साफ करने के लिए कई अलग अलग मैचों में धोखा दे रहा था। ई स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी कोलिशन ने उसके व्यवहार से नाराज होकर फोर्सेकन पर पूरे 5 साल का बैन लगा दिया था। इस प्रो प्लेयर को उसकी टीम से निकाल दिया गया, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से ऑप्टिक इंडिया को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। अब भले ही आपका निशाना फोर्सेकन की तरह ही खराब हो, लेकिन नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए आपको किसी एम्बोट की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़िए और साबित कीजिए कि आप उस धोखेबाज से बेहतर हैं। तो कहाँ थे हम? तावो बेटनकोर्ट।
दोस्तों, क्या आपने पहले कभी स्पीड रनिंग के बारे में सुना है? ये वो जगह है जहां प्लेयर्स जितनी जल्दी हो सके लेवल या पूरे गेम को कंप्लीट करते हुए खुद को रिकॉर्ड करते हैं, और इनमें से कुछ की टाइमिंग तो इतनी फास्ट होती है कि अगर वो एक बटन दबाने के 1 सेकंड के एक हिस्से से भी चूक जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं। स्पीड रनिंग सबसे फेमस गेम प्ले तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिटी मेरे जैसे बेवकूफों से भरी हुई है, ये एक मुश्किल काम है। इसलिए 2017 में जब मैक्सिकन चैनल बादाबून ने उसके बेहद तेज सुपर मारियो ब्रोस स्पीड रन को अपलोड किया तो यूट्यूबर तावो बेटनकोर्ट मुश्किल में पड़ गया। उसने आसानी से पूरे गेम को 5 मिनट और 12 सेकंड में पूरा कर लिया, जबकि इस रन से उसे बहुत सारे ऑनलाइन व्यूज मिले। लेकिन स्पीड रन कम्युनिटी ने एक सीरियस प्रॉब्लम नोटिस की। सबसे पहले, भले ही गेम सिर्फ 5 मिनट लंबा था, तावो ने खेलते समय कोक और पिज्जा खाने के लिए टाइम निकाला। अगर वो इसे सीरियसली ले रहा होता तो वो अपना डिनर करने के लिए 5 मिनट इंतजार कर सकता था, है ना? दूसरा, गेम के काउंटर फुटेज में जो हो रहा था उससे मेल नहीं खा रहा था। जैसा कि इस मामले में तावो 11 सिक्के इकट्ठे करता है, लेकिन काउंटर अचानक 12 से बढ़ जाता है। ये क्लियर था कि तावो ने किसी के स्पीड रन फुटेज को चुराया था और उसे एक अलग काउंटर के साथ मिला दिया था ताकि ये पता ना चल सके कि उसने उसे चुराया है। लेकिन ये छोटी सी गलती असली स्पीड रनर्स की नजरों से बच नहीं पाई। उन्होंने ओरिजिनल फुटेज को ट्रैक किया और खुलासा किया कि इसे बड़ी बेशर्मी से वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड रनर डाबियन से चुराया गया था, और जब कम्युनिटी को पता चला तो तावो को ऑनलाइन सूली पर चढ़ा दिया गया। बाद में उसने कबूल किया कि उसने क्या किया था और उसके लिए उसने माफी मांगी, ये दावा करते हुए कि ये सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उसके बेवकूफी भरे बहानों के बावजूद ये साफ है कि लोकप्रियता के लिए ये किया गया था, क्योंकि उसकी माफी के बावजूद बादाबून के चैनल पर उसका रन अभी भी मौजूद है। हालांकि मुझे अब लगता है कि तावो को अपनी खराब रेपुटेशन को फिर से बनाने में वीडियो एडिटिंग से ज्यादा समय लगेगा। सुपर फास्ट जेलीफिश। दोस्तों, सही बटन को दबाना और स्पीड रनिंग के लिए जरूरी मसल मेमोरी को मास्टर करना एक बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि आंखों पर पट्टी बांधकर इसे खेलना इसे और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग बना देता है। सिर्फ ऑडियो के इशारों और मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए प्लेयर्स अपनी स्क्रीन को देखे बिना जितनी जल्दी हो सके गेम को पूरा करते हैं। ये डिवाइन गेमिंग है। देखते हुए ज्यादातर लोग आंखों पर पट्टी बांधकर स्टार्ट मेन्यू से आगे भी नहीं बढ़ पाते। स्पीड रनिंग कम्युनिटी तब हैरान रह गई जब गुमनाम गेमर सुपर फास्ट जेलीफिश ने सुपर मारियो 64 को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 42 मिनट में लाइव स्ट्रीम कर दिया, लेकिन तरीके से नहीं। सबसे पहले तो सिर्फ 3 सर्टिफाइड ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रीमर्स ही हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में अपना टाइम 24 मिनट से लेकर 1 घंटा 58 मिनट तक रिकॉर्ड किया है। भले ही सुपर फास्ट जेलीफिश ने पहले सिर्फ 3 ब्लाइंड फोल्ड स्पीड रन करने का दावा किया हो, लेकिन उसे तीसरे नंबर पर पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि सुपर फास्ट जेलीफिश का गेम प्ले दूसरे प्लेयर्स की तुलना में अजीब लग रहा था। उसने ऑडियो अलर्ट को चालू रखा था, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं और एक ब्लाइंड फोल्डेड स्पीड रनर के टाइम को खराब कर सकते हैं। Thank you for the follow. I fell off. I can tell I fell off. This is your second blindfolded run, isn't it? Technically this is my third. बेफिक्र होकर उसने उन हिस्सों में बातें करना जारी रखा जिनमें प्रोफेशनल ब्लाइंड फोल्डेड स्पीड रनर्स को पता होता है कि ऑडियो अलर्ट्स पर ध्यान देना कितना जरूरी है। Did I check for saves? No, because I don't save the game. स्पीड रनर कम्युनिटी ने बताया कि ये साफ धोखेबाजी है और उन्होंने सुपर फास्ट जेलीफिश पर एक ऐसी पट्टी आंखों पर बांधकर धोखा देने का आरोप लगाया जिससे वो देख सकता था। What you may not know is that speed run was purposely fake. It was purposely fake. माफी मांगने के बजाय उसने ये दावा करके खुद को बचाने की कोशिश की कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था, और फिर भी उसने पता लगने के बाद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। हाँ, इसे धोखा कहते हैं मेरे दोस्त। भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जोशुआ ऑटिनल क्रेगशॉसर। दोस्तों, गेम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए गेम डेवलपर अक्सर उन गेम्स को स्ट्रीम करते हैं जिन पर वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन डेवलपर्स के पास आमतौर पर कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं जो कि दूसरे प्लेयर्स के पास नहीं होते, जो चीटिंग की तरह लगते हैं, जैसे कि जोशुआ ऑटिनल क्रेगशॉसर ने 2017 में खुलासा किया था। बैटल रॉयल गेम H1Z1 के टेक्निकल डायरेक्टर ने ट्विच पर अपने दोस्तों के साथ खेले जा रहे मैच को स्ट्रीम करने का फैसला किया। जब उन्होंने राइवल ग्रुप के प्लेयर्स को सीधे उड़ा दिया तो उनके रिएक्शन ने उन्हें हैरान करके रख दिया। Why are you cheating? Really, dude? You're cheating? A damn cheating. Wait, can you not see him? You can't see me? Yes. Oh, he is. I mean. Oh my god, am I hidden? ओह, इस तरह से धोखा देना निश्चित रूप से एक डेवलपर के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो अपने इनविजिबल मोड को ऑफ करना सही में भूल गया, या ये तो फिर सच में वो उन 12 साल के बच्चों को दिखाना चाहता था कि असली बॉस है कौन।
अज़ुबू फ्रॉस्ट दोस्तों 100 मिलियन से ज्यादा मंथली प्लेयर्स के साथ लीग ऑफ लीजेंड्स दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में से एक है। जो लोग इसे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि इसमें 2 टीमें शामिल होती हैं जो अपने आधे नक्शे पर कब्जा करने और उसे बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करती हैं और ऐसा करने के लिए प्लेयर्स को चालाकी से हमला करना पड़ता है या दूसरी टीम से छुपना पड़ता है। लेकिन प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम अज़ुबू फ्रॉस्ट ने 2012 में एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। सीजन 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान अज़ुबू फ्रॉस्ट का सामना टीम सोलो मिड से हुआ। मैच शुरू से ही तकनीकी खराबियों से घिरा रहा जिसके कारण कई रुकावटें आई, लेकिन इन रुकावटों के दौरान टीम अज़ुबू फ्रॉस्ट के मेंबर्स ने चुपके से उस मिनी मैप को देखा जो उनके पीछे स्टेडियम की स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इससे उन्हें यह पता चल गया कि दूसरी टीम कहां जा रही है और वो क्या प्लान बना रहे हैं। टीम के कैप्टन वुंग ने विशेष रूप से अपने गेम प्ले में लापरवाही से बदलाव करने से पहले कई मौकों पर स्क्रीन पर पीछे मुड़कर देखा। अज़ुबू फ्रॉस्ट ने राउंड जीत लिया। हालांकि लीग ऑफ लीजेंड्स के डेवलपर रियोट गेम्स ने बाद में फैसला किया कि वुंग के स्क्रीन पर नजर डालने से उन्हें लीड मिली। उन्होंने अपनी टीम के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की जिससे उन्हें ये जीत मिली। इस अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर के लिए अज़ुबू फ्रॉस्ट पर उनकी टूर्नामेंट की जीत का 20% जुर्माना लगाया गया था जिसकी कीमत कुल $30,000 थी। तेरे की सीधे वॉलेट में। हाँ मिस्टर गोल्ड्स दोस्तों कुछ स्ट्रीमर इस तरह से गेम खेलते हैं जो सच में व्यूअर्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गोल्ड्स उनके ट्विच स्ट्रीम पर कुल 2000 लाइव व्यूअर्स थे जहां वो इस बारे में डींगे मारते थे कि वे कॉल ऑफ ड्यूटी वार जोन में कितने अच्छे हैं। लेकिन अगस्त 2020 में एक स्ट्रीम के दौरान उनके एक व्यूअर ने उनकी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। क्या आप देख सकते हैं कि उनका कर्सर किस तरफ इशारा कर रहा है? Have you ever seen anyone playing like me? It's like seriously. जी हाँ, जब मिस्टर गोल्ड बेशर्मी से डींग मार रहा था कि वो कितना अच्छा है और उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बैकग्राउंड में इंजिन ओनिंग चीटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा था। इंजिन ओनिंग एक ऐसा ऐप है जो ये एक्सेप्ट करता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी सहित कई खेलों के लिए चीट सॉफ्टवेयर बेचता है, जैसे कि उनका M@Eminis हैक जिसे मिस्टर गोल्ड ने बैकग्राउंड में ऑन पर सेट किया हुआ था। Ladies and gentlemen, we got him. मिस्टर गोल्ड्स के चैनल को उसके पकड़े जाने के बाद अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ट्विच की गाइडलाइन के हिसाब से ऑनलाइन गेम में चीट की स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती है। हालांकि उनका अब चैनल चालू हो गया है, लेकिन इस धोखेबाज ने इस प्लेटफॉर्म पर अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। फेज जार्विस दोस्तों बैटल रॉयल गेम फोर्टनाइट का हर फैन फेज जार्विस के बारे में जानता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अच्छे कारणों से हो। ये ब्रिटिश यूट्यूबर और गेमर 2019 में मेगा फेमस ई स्पोर्ट्स टीम द फेज क्लान में शामिल होने के बाद सुर्खियों में आया। वो 2018 से अपने फोर्टनाइट गेम प्ले को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा था जिसमें उसके कई वीडियो लाखों व्यूज बटोर रहे थे। उसका चैनल खास तौर पर गेम प्ले पर बना था, लेकिन फिर 2019 में उसने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला किया। उसने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने खुले तौर पर एक एम्बोट का इस्तेमाल करने का दावा किया। Because I've got the hack open and stuff, it's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do. This is what happens. Look, aimbot FOV, aimbot FOV. Like, I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. So you... Mate, how's it not hitting anyone? What? I got aimbot. Look at this. Look at this. जबकि YouTube के उस मजेदार वायरल वीडियो से उसने अच्छे खासे पैसे भी कमाए, लेकिन एपिक गेम्स फोर्टनाइट के डेवलपर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनकी किसी भी तरह की धोखाधड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लाखों लोगों से ऑनलाइन इसके बारे में डींग मारने की बात तो छोड़ ही दीजिए। जार्विस के अकाउंट को 1 सेकंड की देरी किए बिना एपिक गेम्स द्वारा तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन बैन सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए नहीं था, बल्कि ये लाइफ टाइम बैन था। और इसका मतलब ये नहीं था कि उसे सिर्फ कम्युनिटी से बैन कर दिया गया था, बल्कि उसे भविष्य में होने वाले सभी फोर्टनाइट गेमिंग इवेंट में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया गया था। कितनी बड़ी इंसल्ट है यार। जार्विस ने अपनी गलतियों को कबूल करते हुए और एपिक गेम्स के फैसले को स्वीकार करते हुए यूट्यूब पर माफी मांगते हुए एक इमोशनल वीडियो अपलोड किया। I'm truly like so sorry. Epic, I know I have to take accountability for my actions, and you know I'm gonna do my best to accept any punishment that like comes my way, whatever happens. I'm not trying to find like a quick road out, but like being banned forever is just like thinking about a lifetime ban is just I just didn't expect this would happen. उस माफी के बावजूद उसका अकाउंट 2 सालों से बंद पड़ा है। खैर, ये क्लियर है कि जब धोखा देने की बात आती है तो एपिक गेम्स कोई समझौता नहीं करता। ज़ेक्यूबर्स
फ्रेंड्स, यूके में एक गेमर है जिसे अपने डेयर स्किल के साथ साथ अपने डेपर स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। ज़क्यूबस डेविड ट्रेसी एक ट्विच स्ट्रीमर है जो प्रोफेशनली पिछले 17 साल से ज्यादा सालों से गेमिंग कर रहा है और एक टाई भी पहनता है। लेकिन उस सारे एक्सपीरियंस और स्टाइल ने भी उसे 2018 में ड्रीम हैक गेमिंग कन्वेंशन में धोखा देने से नहीं रोका। उसे फोर्टनाइट में टीम बनाते हुए पकड़ा गया, जहां एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को गेम से बाहर निकालने के बजाय अपोजिट टीम के खिलाड़ियों से बात करता है और उनके साथ काम करता है। हालांकि लगभग हर फोर्टनाइट प्लेयर ऐसा ही करता है, लेकिन यूरोप के सबसे बड़े गेमिंग कन्वेंशन से इसे स्ट्रीम करना ज़क्यूबस का सही फैसला नहीं था। अगर आप एक हाई प्रोफाइल इवेंट में हजारों लोगों के सामने स्ट्रीम करने जा रहे हैं तो आपको शायद रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना दिखें। जॉनी के दोस्तों, अब लगभग हर कोई फोर्टनाइट में धोखा दे सकता है, लेकिन फोर्टनाइट वर्ल्ड कप के दौरान धोखा देने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। लगभग $100 मिलियन के प्राइज मनी के होते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इसे जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन टीम के कैलिबर के प्रोफेशनल गेमर जोनाथन जॉनी के कोसमाला ने धोखा देने की जबरदस्त इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। 2019 में एक जाने माने चीट सेलर के साथ उनकी प्राइवेट चैट के सबके सामने आने के बाद इस गेमर को 2019 में ऑनलाइन एक्सपोज किया गया। आप देख सकते हैं कि जॉनी के, जिसका नाम यहाँ बिग बॉय है, एक ESP चीट खरीदने की कोशिश कर रहा था। ये एक हैक है जो एक प्लेयर को अपने सभी दुश्मनों की लोकेशन का पता करने में मदद करता है, भले ही रास्ते में दीवारें हों या मैदान में। इसे डाउनलोड करने के बाद जॉनी के ने सेलर को कॉल किया और उसने उसे इंस्टॉल करने का तरीका बताया, लेकिन बदकिस्मती से सेलर ने उनकी पूरी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। शुरू में लग रहा था कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट में चीट सॉफ्टवेयर के साथ लॉग इन किया और गेम बिना किसी समस्या के लोड हो गया। लेकिन अचानक उनके अकाउंट को फोर्टनाइट के एंटी चीट सॉफ्टवेयर द्वारा फ्लैग किया गया और उन्हें गेम से धोखा देने के लिए तुरंत बूट कर दिया गया। और जले पर नमक छिड़कने के लिए सेलर ने पूरी दुनिया के सामने उस चैट को रिलीज कर दिया। पूरी तरह से बेनकाब होने के बाद टीम कैलिबर ने उस धोखेबाज को अपनी टीम से बाहर करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और उसके साथ संबंध तोड़ दिए। खैर, ये इतना बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता कि जॉनी की के सम्मान में कोई खास ठेस पहुंची है। आखिरकार उसकी पोजीशन ही उसके गिरने के कारण बनी है। मार्की लोकुरास दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम में से एक होने के बावजूद फोर्टनाइट में बहुत सारी बग हैं। हालांकि इन कमियों को मिसयूज करने के लिए अक्सर मना किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल मैचों या टूर्नामेंट में ऐसा करना साफ तौर पर एक गलत ही माना जाता है। लेकिन मार्की लोकुरास के लिए नहीं, जो एक प्रोफेशनल फोर्टनाइट प्लेयर हैं। 2019 में ESL केटोवाइस रॉयल फोर्टनाइट टूर्नामेंट के दौरान, जिसमें $5 लाख का प्राइज मनी था और ये प्रोफेशनल टीम प्लेयर 0 हिट पॉइंट पर ही सिमट गया। लेकिन एक बग के कारण उसे एलिमिनेट नहीं किया गया था और उसे पता चला कि वो खेलना जारी रख सकता है। उसे अब तक सुपरवाइजर को इस समस्या के बारे में बता देना चाहिए था। इसके बजाय उसने बग का फायदा उठाया और अपने साथियों द्वारा रिवाइव किए जाने का इंतजार किया। लेकिन जब उसके साथी ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने ये किया। तो वो जानता था कि उसने कुछ गलत किया, लेकिन वो पहचाने जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सुपरवाइजर ने देख लिया कि उसने क्या किया है और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन मार्की ने मना कर दिया। उसके बाद जब तक वो कर सकता था तब तक इंतजार करने के बाद उसे अपना टर्मिनल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी। ये तकनीकी रूप से हुई एक गड़बड़ थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि मार्की ने जानबूझकर धोखा दिया था। लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते उसे इसका फायदा उठाने की कोशिश करने के बजाय ये पता होना चाहिए था कि हटाए जाने के अलावा उस पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई। भले ही आप फोर्टनाइट ना खेलते हो, पर क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। श्राउड प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड या शॉर्ट में PUBG फोर्टनाइट की तरह एक बैटल रॉयल स्टाइल गेम है जिसमें हैकिंग की बड़ी समस्या है। 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से इस गेम के ज्यादातर हैक्स ने प्लेयर की एक्यूरेसी या स्पीड पर ध्यान देने पर जोर दिया। लेकिन ये एक ऐसा हैक है जो इतना ज्यादा बेवकूफी भरा है कि जाने मारे स्ट्रीमर माइकल श्राउड ग्रेजेसिक भी इसका इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं सके। इस प्रोफेशनल स्ट्रीमर के 9 मिलियन से ज्यादा ट्विच फॉलोअर्स हैं और उसके हर स्ट्रीम को 10,000 बार देखा गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 2018 में हैकर्स के इस ग्रुप की हरकतों में शामिल हुआ तो वहां बहुत सारे व्यूअर्स थे। असली दुनिया की तरह ही PUBG में कारें इस तरह से उड़ने के लिए नहीं होती हैं, लेकिन श्राउड इस फ्री राइड को ना नहीं कह सका। बदकिस्मती से श्राउड
उसके बाद रुक गया। फोर्टनाइट की तरह पबजी की भी बहुत सख्त नो चीटिंग पॉलिसी है जिसे वो आंख बंद करके लागू करता है, और फिर श्राउड के अकाउंट को 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया गया। बाद में उसने माफी मांगी और कबूल किया कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो बस थोड़ा सा मजा लेना चाहता था। मेरा मतलब है कि उसे ब्लेम करना मुश्किल है। आखिरकार अगर कोई आपको उड़ने वाली कार में सवारी करने का मौका दे तो उसे ठुकराना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। चोक। प्रोफेशनल प्लेयर और यूट्यूबर चोक को 2020 में एहसास हुआ कि NBA 2K21 कम्युनिटी ऐसे लोगों का कॉम्पिटिटिव ग्रुप है जो धोखाधड़ी के किसी भी सबूत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये तब हुआ जब एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर टीजैक ने उसके गेम प्ले की बुराई की और एक मॉडिफाई कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के लिए उसे ऑनलाइन सबके सामने शर्मिंदा किया। What? I'm not defending him, but he doesn't. The Zen start in the center. It doesn't matter. You can do it without it, bro. Let's watch. Do it. Shoot a fade. अगर आप मेरे जैसे NBA 2K21 नहीं खेलते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन शायद आपके सिर के ऊपर से निकल गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि एक मॉडिफाइड कंट्रोलर में लीवर और बटन होते हैं जिन्हें जल्दी से और आसानी से बटन हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वो हमेशा दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए क्रोन ज़ेन जैसे कंट्रोलर एम्बॉट्स जैसे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं जो गेम में स्कोरिंग हुप्स को बहुत ही आसान बना देता है। ये थे वो आरोप जो कि टीजैक ने चोक के खिलाफ लगाए थे। Why does his bar not move in this game? His bar does not move. Hold on. Let's look at this. Why does his bar not move? लेकिन चोक ऐसा नहीं होने दे रहा था। उसने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें यह साबित करने के लिए कि वो धोखा नहीं दे रहा था। उसने अपने कंट्रोलर पर दबाए गए हर एक बटन को दिखाया। Nothing changed. You guys have seen my controller the entire time. And I'm playing uncomfortable because I gotta have my hands so high. Nothing changes, bro. Literally nothing changes. I'm shooting with X and I'm still greening. What's the next one? Green. You see it, bro. Nothing's changing. You see it. हालांकि गेमिंग कम्युनिटी पहले से ही विच हंट मोड में थी। चोक के सबूत देने के बावजूद चोक के चैट रूम में उस पर नए इल्जाम लगने लगे। चोक ये दबाव हैंडल नहीं कर पाया और एक दिन लाइव स्ट्रीम करते हुए उसका गुस्सा फूट पड़ा। See it, and you don't see that these dudes sit in group chat and comment on me every. हालांकि ये बताने का सच में कोई तरीका नहीं है कि चोक एक मॉडिफाइड कंट्रोलर का इस्तेमाल कर पा रहा था या नहीं। NBA 2K21 अभी भी फैसला नहीं कर पाई है। तो क्या आपको लगता है कि क्या चोक पर जानबूझकर ये इल्जाम लगाया जा रहा था क्योंकि वो इस गेम में वाकई बहुत अच्छा था, या उसने सच में धोखा दिया था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। होस्टी। दोस्तों, हर्थस्टोन दुनिया भर में 24 मिलियन से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाने वाला एक बेहद पॉपुलर डिजिटल स्ट्रेटजी कार्ड गेम है। ताश के गेम से उलट ये एक ऐसा गेम है जिसे आप अपने अपोनेंट के कंधों पर सर रखकर झांककर चीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन 2015 में हर्थस्टोन पिनेकल 2 टूर्नामेंट के दौरान प्रो प्लेयर राफेल होस्टी तसांतली ने चीटिंग का एक तरीका ढूंढ लिया। प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम आर्कान के हिस्से के रूप में होस्टी टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए इन्वाइट किए गए 6 खिलाड़ियों में से एक था जिसमें $5000 की प्राइज मनी थी। टीम निहलम के एड्रियन लाइफ कोच कोई के साथ उनका मैच पूरी दुनिया में देखने के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया। लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद व्यूअर्स ने अचानक होस्ट के बैकग्राउंड में कुछ अजीब देखा। That's a bit surprising to me. That's surprising to me too. शर्मनाक रूप से होस्टी का सेटअप उसके पीछे लगे पिक्चर फ्रेम में दिखाई दे रहा था। ये दिखा रहा था कि वो 2 अलग अलग मॉनिटर देख रहा था और उनमें से एक पर टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम था, जिसका मतलब है कि होस्टी के पास लाइव कोच के हाथ का पूरा सीन था। इसे स्ट्रीम स्निपिंग कहा जाता है और ये आपके अपोनेंट के कार्ड को देखने का एक डिजिटल वर्जन है। ऑनलाइन आरोपों की भरमार के बाद कुछ ही घंटों में टीम आर्कन के रोस्टर से होस्टी गायब हो गया। बाद में होस्टी ने दूसरे मॉनिटर पर स्ट्रीम करने की बात कबूल की, लेकिन तर्क ये दिया क्योंकि स्ट्रीम 10 मिनट से देर चल रही थी इसलिए उसे कोई एडवांटेज नहीं मिल सका। ये देखते हुए कि वो लाइफ कोच से हार गया, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर होस्टी सच में धोखा देने की कोशिश कर रहा था तो ये एक भैया भयानक कोशिश थी। XQC फेलिक्स XQC लैंगिल ट्विच के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीमर में से एक हैं जिसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो हफ्ते में कई बार स्ट्रीमिंग करता है और अक्सर 24 घंटे से ज्यादा। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अजीब और मजेदार चीजें अक्सर उसके कैमरा में कैद हो जाती हैं। लेकिन दिसंबर 2020 में जब ये स्लिप अप स्ट्रीम पर लाइव हुआ तो उसे बहुत कुछ समझाना पड़ा। क्या आपने भी वो देखा? वेल, अगर मैं बाईं तरफ से उस 5वीं फाइल को जूम करता हूं तो क्या अब आप इसे देख सकते हैं? तो वो मेरे दोस्तों चीट्स लेबल वाली एक बड़ी फाइल है। बेशक ये पूरी तरह से खाली है, लेकिन ये XQC के पास क्या कर रही है? और ये देखते हुए कि जब वो विंडो खुली तो कितना वो घबरा गया था। वो बिल्कुल भी निर्दोष नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास एक्सप्लेनेशन तैयार था। And your randomizer, there's something called cheats, and those cheats are like to make the game different. Like if you're doing a certain run, you have to use a cheat folder.
ओह, तो उसे अपने पोकेमॉन गेम की मुश्किलों को बदलने के लिए इसकी जरूरत थी। गेम में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या हैक का इस्तेमाल करना ट्विच की कम्युनिटी की गाइडलाइन के खिलाफ है, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना लगे। इस महत्वपूर्ण सबूत के बावजूद 1 महीने से भी कम समय से पहले धोखा देते हुए पकड़े जाने के बावजूद ट्विच ने कुछ नहीं किया। ये तब हुआ जब ग्लिचकॉन के ट्विच राइवल्स फॉल गाइज ने टूर्नामेंट के दौरान XQC ने इस बैटल रॉयल प्लेटफॉर्म गेम में हिस्सा लेने वाले दूसरे प्लेयर्स को टारगेट करने का फैसला किया। उसने स्टीम स्निपिंग से उनको अलग कर दिया और फिर जीतने की उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि उसने ये तक छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो अपने अपोनेंट की स्ट्रीम को देख रहा था। जैसे ही वो खेलता है तो आप उसकी आंखों को उसके अपोनेंट की स्ट्रीम और उसकी अपनी स्ट्रीम के बीच इधर उधर होते हुए देख सकते हैं, इसलिए उसे पता है कि उसे कहां और कब तोड़फोड़ करनी है। This is a bad idea, bro. I don't think you realize how big of a mistake you did. दुख की बात यह है कि XQC की यह हरकत स्ट्रीम स्निपिंग ट्विच के नियमों का सीधा उल्लंघन करती है। उन्होंने उसे 6 महीने के लिए भविष्य के ट्विच राइवल्स इवेंट से बैन कर दिया। उसे अपने ग्लिचकॉन प्राइज वापस करने के लिए मजबूर किया गया और उसे साइट के 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है कि वो पोकेमॉन के साथ फंस गया हो। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे स्ट्रीमर या गेमर के बारे में जानते हैं जो कि कैमरा पर लाइव धोखा देते हुए पकड़े गए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और कौन जानता है कि हो सकता है उन्हें अगले वीडियो में मैं कुछ स्क्रीन टाइम दे दूं। देखने के लिए शुक्रिया।